नवरात्रि, 9 दिन, 9 शक्तियाँ और 9 कहानियाँ। कहानियाँ ऐसी शक्तियों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस के बावजूद कई मुकाम हासिल किए। और मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर एक कोशिश कर रही है उन 9 शक्तियों को आपसे मिलवाने का। इसी कड़ी में मैं मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर की तरफ से आज हितेश कुमार चोपड़ा आपको एक ऐसी शक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया जो शायद हर हाउसवाइफ की पाने की इच्छा होती है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, डेडिकेशन से वो हासिल कर लिया जो हर हाउसवाइफ का सपना होता है। और वो शक्ति है मास्टर शेफ सीज़न 7 का जाना-माना नाम, शांता जी शर्मा। शांता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मारवाड़ी मंच गुवाहाटी ग्रेटर के इस कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग द शक्ति में। थैंक यू सो मच। तो चलिए आपके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। जो शांता शर्मा आज है, आज से कुछ साल पहले वो शांता शर्मा वो नहीं थे। तो सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा आपका बचपन रहा? क्या आपने उस टाइम किया? मेरा जन्म हुआ था तेजपुर में। तेजपुर में मैं पैदा हुई। मेरे बड़े भैया हैं, मेरी दीदी है और एक छोटी बहन है, और पापा मेरे गवर्नमेंट सर्विस करते थे। बचपन में जैसे 6 साढ़े 6 ऐसे उम्र में मम्मी का डेथ हो गया। बट उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि पापा की फैमिली में भी बहुत लोग नहीं थे जो आके हमें, कोई-कोई थे जैसे बुआ या कोई-कोई भाभियाँ आके 2-4 दिन रहती थी, फिर हमें खाना खिला के वो। बट बाद में पापा को ऐसा करना पड़ा कि हमको टोटली मेड के ऊपर छोड़ना पड़ा, क्योंकि पापा को टूर्स में जाना पड़ता था। थोड़ा कुछ खाने के लिए हम रुके रहते थे कि पापा कब ऑफिस से आएँगे, खाना बना के देंगे। फिर मेड्स के ऊपर डिपेंड करते थे कि वो आके खाना बनाएँगी तभी खाएँगे। तो ऐसे करते-करते हम गुवाहाटी में, मेरी नानी रेलवेज़ में नौकरी करती थी। उन्होंने, वो जब हम आते थे छुट्टियों पे नानी के घर, तो नानी ने हमें खाना बनाना सिखाया। पहली बार मुझे खाना, चावल कैसे उबालते हैं, कैसे पानी नाप के डालना चाहिए, सब कुछ। एटलीस्ट हमारा पेट भरा रहे, अगर मेड्स नहीं आ रहे तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो वो सारी चीज़ें, अपने आप पे आप अपने पैरों पे खड़ा हो, वो चीज़ मुझे नानी ने सिखाया। 8 साढ़े 8 साल की उम्र में मैंने पहला चूल्हा सँभाला है। कभी हाथ जलता, कभी गिर जाता, कभी उबल के गिरता, बहुत कुछ हुआ है। उसके बावजूद हम तीनों उस टाइम पे तीनों थे। उसके बाद 2-3 साल बाद जैसे कि बहुत मुश्किल हुआ, नानी भी आके नहीं रह सकती थी। बहुत जो रिलेटिव्स हैं, जो गिने-चुने थे, वो भी हमेशा अपना लाइफ़ छोड़ के नहीं आ सकते थे। तो उस टाइम पे पापा को दूसरी शादी करनी पड़ी। मम्मी आई, तो मम्मी के साथ हम, क्योंकि बहुत छोटे थे तो हम लोग जेल हो गए। फिर उस तरफ से मेरी छोटी बहन भी है। हम लोग 4 भाई-बहन। फिर छुट्टियों में आते नानी के घर आते तो नानी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती थी, वो जो चीज़ें मैं आज भी फ़ॉलो करती हूँ। उनका वो हिम्मत, उनका वो ताकत शायद कुछ ना कुछ थोड़ा-सा मेरे खून में आया होगा, तो शायद इसीलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और वैसे करते-करते बड़े हुए, और उस टाइम पे क्योंकि बचपन में मम्मी का डेथ हो गया था, एक मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों में जिनका मतलब कम उम्र में मतलब मम्मी का सहारा छूट जाता है, उनमें ना एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक डर अंदर का रहता है। मैं बहुत डरती थी। मैं 2 लोगों के सामने जाना तो दूर, कोई मेहमान आते तो मैं छिप जाती थी, और बहुत ज़्यादा वेट बहुत कम था, तो वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो नॉर्मली पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई करते गए, तो जैसे नॉर्मल घर में क्या होता है, पढ़ाई के बाद शादी करके दे देते हैं। तो पापा ने 22 साल में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद इन्होंने पूछा कि आपको कुछ करना है? तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे कुछ करना है, बट मुझे नहीं पता है कि क्या करूँगी मैं लाइफ़ में। नॉर्मली मास्टर्स किया, डबल मास्टर्स करे, एलिमेंट्री एजुकेशन का मैंने ट्रेनिंग भी लिया, टीचर ट्रेनिंग। बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बट कहीं पर भी मुझे सक्सेस मुझे नहीं मिलता था। और साइड बाय साइड ये कुकिंग जो था, वो बचपन से जो एक नेसेसिटी थी, वो एक मतलब रुचि में कब कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आपके पैशन में बदल पैशन गया? में बदल गया वो, और वो पैशन फ़ॉलो करते-करते जब हस्बैंड आते तो नई-नई चीज़ें बना के देना, कुछ नॉर्मल से इंग्रीडिएंट से कुछ अलग बना के देना, कोशिश करना। तो वो चीज़ इन्होंने देखा कि इसमें ये गुण है। तो मुझे बोला कि आपको अगर नौकरी नहीं करनी, पढ़ाई नहीं करनी, तो आप इस लाइन पे जाओ। तो वैसे मेरा शुरू हुआ, और जो लड़की एक आदमी के सामने निकल नहीं पाती थी मैं,
शादी के बाद इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस ग्रो कराया मुझ में कि अभी मेरे सामने हज़ारों लाखों लोग आ जाएँ, मैं बेधड़क बोलती हूँ और मैं बहुत नॉर्मली बात करती हूँ कि मैम जैसा आपने कहा कि 8 साढ़े 8 साल की उम्र में आपने कुकिंग शुरू की थी, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या बनाई थी? मैंने सबसे पहले चावल बनाया था और चावल और आलू फ्राई किया था क्योंकि मेन मोटिव यही था कि खाना खाना है, पेट भरना है। एंड ये सीख आपको कहीं न कहीं जैसा आपने कहा आपकी नानी जी से कहीं न यस। कहीं मिली है एंड हुँ, शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल बहुत बड़ा। इवन इन योर कुकिंग आल्सो राइट? अभी तक उनका रोल मेरे लाइफ में बहुत बड़ा है। ओके। पहले बहुत पतली थी तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े थे, आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलते थे। मैं बोलूँगा कहीं न कहीं आपको बुली किया जाता था इसमें आपको बॉडी शेमिंग की वजह से। बहुत ज़्यादा एक्चुअली हम ना पता नहीं चलता हम कैसे अरे पतले, अरे मोटे ऐसे करके हम दोस्तों में भी बोलते हैं, लेकिन जिसको बोल रहे हैं ना उसके अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो मुझे पता है। मैं यहाँ तक कि मैं घर से निकलना मैंने छोड़ दिया था क्योंकि लोग बोलते थे पतली है, अरे शर्मा जी खाना नहीं खिलाते क्या? खुद ही खाते हो आप लोग उसको नहीं खिलाते, इस टाइप का। तो आपने जैसे कहा था कि अगर कोई गेस्ट आता था तो आप अंदर चले जाते थे, तो कहीं न कहीं वो सब जो कमेंट्स आते थे, तो कहीं न कहीं उसने आपके अंदर वो इनकॉन्फिडेंस का हाँ, भाव पैदा कर दिया कॉन्फिडेंस था। बढ़ाना तो दूर वो सारी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो कर देती है। मैम इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ने आपको काफ़ी जगह पे आपकी लाइफ को कहीं न कहीं शेप किया था। आप सेकेंडरी एजुकेशन आपने किया था स्कूल में, कॉलेज में नहीं किया था क्योंकि आपको उसका रैगिंग का डर था। उसके बाद आपने होटल मैनेजमेंट नहीं किया क्योंकि आपको इंग्लिश का डर था। उसके बाद आप मास्टर्स में एडमिशन लिए क्योंकि आपको शादी का डर था एंड समहाउ उसी साल आपकी शादी भी हो गई थी। हाँ, मतलब मैंने कहा ना कि एक बचपन में जब आप अ, वो एक जो आड़ रहती है माँ का, जो माँ का मतलब छाया है ना मतलब लाइफ जीवन का सबसे बड़ा भगवान का गिफ्ट है वो माँ। जब वो चीज़ ही आपसे हट जाती है तो आप कहीं पर भी आप अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस कर सकते हो। तो शादी के बाद आपने अपनी अंदर की शक्ति को जगाया एंड यस। उसमें आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा। बहुत बड़ा रोल था और शादी भी ऐसे हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है और एक जैसा भी हो तेजपुर एक टाउन ही है। अ, एक न्यूक्लियर फैमिली से आके एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में आप आए हो, हुँ। छोटी बहू हो, ऊपर से आपका जो एनवायरनमेंट है इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो सारे गाँव वाले हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत मतलब चेंज आ जाता है। हुँ। उस चीज़ ने मुझे कहीं न कहीं बहुत कुछ सिखाया है। आप कैसे एक टीम वर्क कर सकते हो। मैंने अपने घर से सीखा है, अपने ससुराल से सीखा है। तो मैम ये जो आपकी नेसेसिटी पैशन में कब बदली? शादी के बाद? एक्चुअली पैशन तो वो धीरे-धीरे ग्रो करता गया जब बड़ी होती गई। बट जब शादी होके आई, जब बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, मुझे ये नहीं लगा था कि कुकिंग का पैशन इतना आगे तक मैं लेकर जा पाऊँगी। क्योंकि वो उस टाइम पे मेरे मेरे ऊपर मेरे को खुद को भरोसा नहीं था। तो वो चीज़ उन्होंने देखी कि आप कुकिंग में कुछ कर आपको अगर करना है तो आप इसमें क्यों नहीं कर रहे हो? उस टाइम पे मैं प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रही थी कि कहीं पर मैं पार्टिसिपेट करूँ क्योंकि मास्टर शेफ़ मैंने बहुत पहले सीज़न से फ़ॉलो किया है। उससे पहले भी कुरकुरी शो वगैरह देखते थे। संजीव कपूर का शो आता था, मुझे याद है। संजीव कपूर तंदूर। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता था टीवी कारेंट चला जाता था, आधी रेसिपी लिखी हुई है कहीं हुँ। पर, कहीं आधी खुद कंप्लीट करती थी। फिर कभी कहीं पर कुछ चिट मिल गया, उसी पे लिख के रख दिया, फिर वो चिट गायब हो गया। कभी लिख रहे हैं वो पेन का स्याही खत्म हो गया। मतलब वो सारी नॉस्टैल्जिक है अभी सोचने जाएँ तो, बट वैसे ही ग्रो होते गया। शादी के बाद उस चीज़ को मैंने प्लेटफ़ॉर्म मिला मुझे पहला असम का जो रियलिटी शो था कुकिंग का, रंगोली गृहिणी। रंगोनी गृहिणी। पहली बार पार्टिसिपेट किया, रिजेक्टेड मतलब 3-4 राउंड के बाद आउट हो गई। यहाँ पर मेरे को फिर से वाइल्ड कार्ड में बुलाया, उसमें भी मैं आउट हो गई। बट उस दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मेरा कॉम्पिटिशन किसी दूसरे लोगों से नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन मेरे से है। मेरे को अपने फ़ियर को ओवरकम करना है, हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ना है और कुकिंग में ही अपना पैशन क मतलब कुकिंग में करियर लेकर जाना है। फिर उस टाइम से मैंने शुरू किया कि नेक्स्ट ईयर अगर गृहिणी होता है, तो एट लीस्ट मैं ऐसा करूँगी कि मैं 1 टू 3 में मैं रहूँ। तो मतलब जो फेलियर किसी को डिसअपॉइंट कर देना चाहिए था, उसने एक्चुअली आपको मोटिवेट यस। किया कि यू नीड टू बी बेटर देन व्हाट यू वर टुडे एंड अचीव समथिंग इन दिस। जो लाइन है ना हाँ। हमेशा मैं कहीं पर भी जाती हूँ, कोई स्कूल में बुलाता है, कहीं पर भी जाती हूँ, मैं बोलती हूँ फेलियर इज़ द की टू सक्सेस।
या लेदर टू सक्सेस बोला जा सकता है। तो मैं एकदम इसका एक-एक वर्ड मैं फॉलो करती हूँ और मानती हूँ, मैं खुद की लाइफ में मैंने सीखा है कि इतना बार मैं फेल हर चीज़ में हुई हूँ, उसके बाद धीरे-धीरे जो मैंने सीखा है या जो मिला है मुझे उसके बाद धीरे-धीरे मिला है। एंड मैम आपने जब नई-नई चीज़ें बनाना सीखना शुरू किया तो सबसे पहले आप किसको टेस्ट करवाते थे? हू वुड सर्टिफाई कि ये अच्छा बना है कि नहीं बना? मेरे घर में एक्चुअली मेरे मायके में अगर मैं कहूँ तो मेरे पापा भी बहुत शौकीन है, लेकिन पापा कभी तारीफ़ नहीं करते, कभी भी मुँह पे नहीं बोलेंगे लेकिन मैं अगर किचन में हूँ और मैंने खाने को दे दिया, फिर पीठ पीछे बोलेंगे, "अच्छा बना है", लेकिन मुँह पे कभी नहीं, अभी भी नहीं बोलते। यहाँ पर मैं हूँ, अभी भी नहीं बोलते मेरे सामने। मेरे भैया बहुत शौकीन है, वो खुद भी खाना बनाता है और मुझे सही फीडबैक देता है और शादी के बाद मेरे हस्बैंड उनको सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा है, नमक कम है तो भी अच्छा है। उनको बस खाना अच्छा है। एंड मैम आपका पर्सनल फेवरेट कुक? मैं अगर मेरी लाइफ़ से जुड़ी हुई कुक बोलूँ तो मैं ऑब्वियसली मेरी नानी है। ओके, अगर बिना लहसुन प्याज़ का खाना इतना टेस्टी बन सकता है, तो अगर वो लहसुन प्याज़ डालेगी तो कैसा बनेगा? तो उनका खाना खा के हम बड़े हुए हैं, हुँ, उनसे सीखा है। वो तो मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी गुरु है और इंस्पिरेशन सब कुछ है, वो सुपर वुमन है मेरे लिए। और अगर मैं बाहर की चीज़ें देखूँ, जब से मैंने कुकिंग को फ़ॉलो किया या कुछ देखने लगी, इंटरनेट से जब सीखने लगी, तो शेफ़ रणबीर बरार, मैं पर्सनली उनको मेरा एक आदर्श मानती हूँ। क्योंकि उन्होंने भी बहुत लाइफ में स्ट्रगल करके इस फेज़ पे वो इंडिया के सबसे पहले ऐसे शेफ़ हैं, जो सबसे कम उम्र में एक एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ बने थे। ओके, सो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ और उनकी जो टेक्निक्स होती हैं, जो वो उनके चैनल में वो डालते हैं ना, मैं रेसिपी नहीं फ़ॉलो करती हूँ किसी की भी, बट मैं टेक्निक्स देखती हूँ, कि वो ओके। कैसे कर रहे हैं। और एक-एक वीडियो में ऐसे-ऐसे टिप्स वो बोलते हैं, जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैंने कभी कॉन्टिनेंटल, इंटरनेशनल कुज़ीन मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि मैं बाहर नहीं गई हूँ और यहाँ पर भी नौगाँव में आपको क्या मतलब वैसा नहीं मिलता है ना, ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस नहीं रहते है। हैं। तो मैम जब आप बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल और कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो आपने कभी खाई नहीं है एंड जब आपने उसको बनाया, तो आपको पता कैसे चला कि वो सही बना है? बिकॉज़ यू डोंट इवन नो व्हाट करेक्ट इज़। मैं देखिए फ्लेवर्स अपने हाथ में होते हैं। ओके, आपके फ्लेवर्स आपके हैं। मुझे लगता है मेरी यूएसपी जो है, वो मेरे फ्लेवर्स हैं। मैंने मास्टर शेफ़ में भी वही बरकरार रखा, चाहे प्लेटिंग या कुछ में कहीं पर भी ऊपर-नीच हो, लेकिन मेरे फ्लेवर्स एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फ्लेवर्स मैं अपना रखती हूँ, बाकी टेक्निक्स हो गए, कुछ हो गए, वो बाहर का जैसा है वैसे मैं फ़ॉलो करती हूँ, बनाती हूँ। तो बस मैं उसके रूह तक पहुँचती हूँ कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है? फ्लेवर का प्रोफ़ाइल जो होता है, आपके पैलेट को पता चलता है। अब एंड मैम आपने जैसे कहा कि आपके फ़ेवरेट या आपके आदर्श रणवीर बराड़ जी हैं एंड कुकिंग की इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो मोस्टली जो शेफ़्स जो फ़ेमस शेफ़्स के अगर हम लोग नाम लेते हैं तो वो कहीं न कहीं मेल होते हैं। लेकिन जब घर पे खाना बनाने की बात आती है तो इट्स अ गर्ल्स जॉब सो ये डिफ़रेंस कैसे है मैम इंडस्ट्री में? कभी नहीं मतलब मैं अभी भी घर पे मेरे जैसे जेठ जी हैं, 2 जेठ जी हैं, तो उनके बच्चे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बेटी को ही उठाऊँगी, मैं कभी-कभी बेटे को भी उठाती हूँ, "तू जा पानी लेके आ।" ओके, मैं हमेशा ये चीज़ बिलीव करती हूँ कि इक्वालिटी घर से शुरू होती है। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी खाना बना सकता है। खाना बनाना एक बेसिक नीड है। आपको भूख लगी है, आप कुछ भी बना के खा सकते हो, वो हर कोई सीख सकता है। उसको आप पैशन में लोगे, प्रोफ़ेशन करोगे, नहीं करोगे, वो आपका कंप्लीटली आपका चॉइस है। आजकल बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हो रहे हैं। दोनों की ज़रूरत और होती है। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, शेफ़ रणबीर बराड़ मेरे एक इंस्पिरेशन या आदर्श हैं, बट शेफ़ गरिमा जो है वो इंडिया की पहली लेडी है जिनके हुँ, रेस्टोरेंट गा जो बैंकॉक में है, मिशेलिन स्टार अवार्ड मिला है। तो मुझे पता है उस लेडी का कितना उस चीज़ पे फ़ोकस रहा होगा या कितना मेहनत उन्होंने किया होगा, तो आज वो उस मुकाम तक पहुँची है। तो मुझे लगता है लड़का हो, लड़की हो, कुकिंग बेसिक चीज़ है, सबको आनी चाहिए एटलीस्ट अपना पेट भराने के लिए जितना काफ़ी होता है एटलीस्ट उतना तो सीखना ही चाहिए सबको। एंड इस थ्रूआउट द जर्नी करते-करते आपने रंगोली गृहिणी नेक्स्ट सीज़न में पार्टिसिपेट किया एंड यू स्टूड फर्स्ट इन दैट यस, राइट? हाँ, एंड इवेंचुअली केम मास्टर शेफ। हाँ।
तो मैम मास्टर शेफ के बारे में आपको पता कैसे चला? आप कैसे वहाँ तक पहुँची? मास्टर शेफ जब भी टीवी पे देखती थी ना, मतलब मन करता था कब मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। एक्चुअली गुवाहाटी में एक चीज़ है कि बहुत सारे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो लोग करते हैं, बट मेरे वहाँ पर नहीं होता था। तो मेरे लिए पहला ऐसा लगता था कि लाइफ़ में एक बार तो मुझे वहाँ जाना है। बट वहाँ जाने के लिए जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, तो मैंने पहला स्टेप लिया रेगोनी। यहाँ मेरे को जब मुझे मौका मिला कि मैं कर सकती हूँ, वो क्या, उसके बाद जब मैं बाहर के फूड ग्रुप्स के साथ सोशल मीडिया पे मैं कनेक्ट हुई, जैसे अमूल इंडिया ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब लाइव कुकिंग चालू किया था और उस टाइम पे सिर्फ प्रोफेशनल शेफ्स ही वहाँ पर उस प्लेटफ़ॉर्म पे खाना बनाते थे। बट पता नहीं उन लोगों को कहाँ से मेरा क्या पता चला, उन लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और अपनी मंच में मुझे बुलाया। मैं पहली होम शेफ थी जिन्होंने अमूल पे कुक किया, उसके बाद अभी तो हर कोई कर सकता है। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म में पहला मेरा कदम, उसके बाद 1-2 कुकिंग शोज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन। उस टाइम पे मैंने नेचुरल कलर का यूज़ करके एक नॉर्मल सी खाने की डिश को मैंने कॉन्टिनेंटल टच दिया था, जो मेरा पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला था मुझे उस डिश के लिए। ओके। सो उसके बाद जैसे ही मैं कनेक्ट होते गई ना, मुझे पता चला कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के खाने के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, कि हम लोग क्या खाते हैं। तो उस चीज़ को मेरे मतलब अंदर एक आग जल रही थी कि मेरे को अपना खाना दिखाना है, मेरे को अपने मतलब पैशन के थ्रू वो भी आगे तक लेकर जाना है कि देखो आसाम में भी खाने लायक की बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ अपने ऊपर लिया और मास्टर शेफ़ का मैंने एक्चुअली उस सीज़न में मैंने नहीं सोचा था कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी। मेरे को कॉल आया था क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ, पिक्चर्स वगैरह डालती हूँ, शायद उन्होंने कहीं से लिया होगा कोई ग्रुप से नंबर, तो मुझे बुलाया तो पहली बार तो मैंने डाँट के फ़ोन रख दिया कि कोई मुझे प्रैंक कर रहा है कि कौन बुलाएगा मुझे मास्टर शेफ़ में, ऐसा सोचने को मुझे आया। उसके बाद 3-4 बार कॉल आया, फिर उन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि नहीं मैम हम जेनुइनली कर रहे हैं, आप आओ। तो मुझे लगा पता नहीं, और उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि मेरे हस्बैंड का जॉब जा चुका था। वो ओके। एक एमएनसी हाउस में नौकरी करते थे। फ़रवरी का मंथ था, अचानक से रात को मेल आया कि यू आर टर्मिनेटेड। मतलब ऑल इंडिया में 400 एम्प्लॉइज़। मतलब वो एक धक्का था, वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे मैं इनको पूछ रही हूँ, उस दिन से मेरा एक छोटा-सा जो मंथली लेडीज़ लोग का होता है ना, पैसा जमा करते हैं, गोट कहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने एक क्वेश्चन इनको किया कि मैं 100 रुपीज़ वाला गोट कर सकती हूँ क्या? मतलब मैं अजीब लगता है, वो मुझे उन्होंने मुझे डाँटा, "तुम पागल हो क्या? क्या सोच रहे हो तुम?" मैं बोली, "नहीं, अभी तो जॉब भी नहीं है।" मैं 100 रुपीज़ के लिए उस टाइम पे सोच रही थी कि मैं दे पाऊँगी कि नहीं। फिर उस टाइम पे सेम टाइम पे मेरा मास्टर शेफ़ का वो आया, तो मैं नहीं दूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आने-जाने में, ऑडिशंस में बहुत खर्चा होगा, फाइनेंशियली अभी इतना नहीं कर सकते। बट अ, थैंक्स टू हिम और थैंक्स टू माय जीजा जी जो तेजपुर में है, मिस्टर आनंद शर्मा, मैं कहना चाहती हूँ उनका नाम, मैंने कहीं पर भी नहीं लिया है, बट इस मास्टर शेफ़ के पीछे उनका भी एक हाथ है। उन्होंने मुझे इतना कॉल किया और मुझे वो बैनर जो आउट हो गया था मास्टर शेफ़ का, कहाँ पर ऑडिशन है क्या, "तू जा, तुझे क्या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, हम हैं। हुँ। तुम जाओ तो गुवाहाटी तक तो जाओ, तुमको थोड़ी ना मिलेगा।" ऐसे बोल के मुझे भेजा गुवाहाटी तक और उसके बाद धीरे-धीरे कोलकाता, फिर मुंबई, बट होते गया, ऐसे होते गया और आगे बढ़ते गए। मैम मेन प्रोग्राम तक पहुँचने से पहले आपको कितने लेवल्स पार करने पड़े? गुवाहाटी में 2 लेवल होते हैं, एक दिन में 2 ऑडिशन होते हैं, उसके बाद कोलकाता बुलाते हैं, जो ईस्ट ज़ोन के लोग हैं सबको कोलकाता बुलाते हैं, वहाँ पर वो दिन मतलब भयंकर था। एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, ऊपर से इतनी कड़ी धूप, 2500-3 हज़ार लोग लाइन में खड़े हैं, आप उसी लाइन का हिस्सा हो, अब आपका नंबर कब आएगा पता नहीं, बट मैं इतनी पागल थी मास्टर शेफ़ के लिए, इतना मेरे में क्रेज़ था कि मैं रात भर सोई नहीं, मैंने रेसिपी बना के लेकर जाने का था, तो ढाई बजे रात को मैंने रेसिपी कंप्लीट किया है 12 बजे से। फिर 1 घंटा शायद ऐसे आँख बंद किया, वो भी एक्साइटेड इतनी थी कि सो नहीं पाई। 5 बजे मैं घर से निकली हूँ, वहाँ पर पहुँची हूँ, मैं 6 शायद 6 या साढ़े 6 बजे से मैं लाइन पे खड़ी हूँ और मैं पहली कंटेस्टेंट थी जो एकदम गेट के पास में थी। इतना मेरे में क्रेज़ था कि कुछ करना है और उसके बाद उस दिन
2 ऑडिशन हुए। हाँ, एक हुआ उस दिन, और अगर आप उस दिन सिलेक्ट होते हो तो नेक्स्ट डे आपको फिर बुलाते हैं। मैं घर पहुँची नहीं थी, ऑडिशन देके रात को 11:30 बजे मैं टैक्सी पे ही थी, तभी फ़ोन आया इनको कि वो कल के लिए सिलेक्टेड हैं, फर्स्ट ग्रुप में उनको बुलाया। नेक्स्ट डे कुक ऑफ रखते हैं वो लोग, वहीं पर कुक करने के लिए देते हैं, लिमिटेड इंग्रीडिएंट। वो 2, यहाँ के 2, और फिर मुंबई में बुलाते हैं अगर आप सिलेक्ट होते हो। पहला एप्रॉन मिलेगा आपको अगर सिलेक्ट होते हो मुंबई में, उसके बाद दूसरा, यानी कि 6 टोटल हमने 6 दिया है। छोटे स्टेट्स मतलब जगह से जो जाते हैं उनको 2 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं साइलेंट ऑडिशन यहाँ पर। ओके। और नहीं तो आप जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ से अगर देते हो तो 4 या 5 देना पड़ता है। ओके। एंड देन फाइनली आपका जो फर्स्ट ऑडिशन हुआ था मास्टर शेफ में, वहाँ पे भी आप सुशी बना के लेके गए थे हाँ। 3 तरह की। वो भी एक ऐसी डिश थी जो आपने नहीं। पहले कभी खाया नहीं था। बट मैम उस सुशी के अलावा भी आप वहाँ पे कुछ अपने साथ लेके गए थे। वो था आपका खुद का कल्चर, आपके चाहे वो आपके अटायर में हो, आपके ग्रेस में हो, एंड आपने वो अपनी जो गोरखा वाली टोपी हाँ। होती है वो भी दिया था, आपने भूत जोलोकिया भी दिया था। तो मैम आपको इसकी ज़रूरत क्यों लगी कि नहीं आपको आपका कल्चर भी साथ में ले जाना है इन अ कुकिंग शो? मुझे क्या लगता है कि ना लाइफ में आप लाइफ मुझे नहीं पता है जीवन मतलब बोलते हैं ना कि मरने के बाद ये जन्म में आप ये होगे, वो होगे। मुझे नहीं लगता मरने के बाद किसको पता है आप क्या करोगे? तो आपको लाइफ एक ही बार मिली है, आप पूरा उसको जियो। आपको क्या करना है आप सब करो, मतलब पॉजिटिव रहो बस। तो मेरा सोच वही था, मैंने इनको बोला कि अगर मैं मतलब सिलेक्ट होती हूँ तो मैं अपना गामूसा भी लेके जाऊँगी और कुछ-कुछ लेके जाऊँगी। इन्होंने तो मैं क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ है, तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है लेकर जाओ। फिर मैंने वहाँ पर मैं लेकर गई थी, फिर मैंने पूछा कि मैं क्या अलाउ करेंगे आप लोग? हाँ, आपकी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी है शांता जी, आपको ऑडिशन में क्या बोलना है वो आपका बात है। हम लोग कोई स्क्रिप्ट डाल के नहीं देंगे कि आपको यही बोलना है। मैंने दिल खोल के बात की, क्योंकि पता नहीं उसके बाद मुझे सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। एक ही बार उनके सामने मैं मेरे इंस्पिरेशन मेरे एक आइडियल बैठे हुए हैं। उनके सामने मैं जा रही हूँ, तो मैंने दिल खोल के बातें की और जो-जो मुझे दिखाना था, क्योंकि आपके साथ सिर्फ़ आप नहीं जा रहे हो, आप अपना पूरा स्टेट को लेकर जा रहे हो, अपना कल्चर लेकर जा रहे हो, ट्रेडिशन लेकर जा रहे हो, तो मुझे लगा था एक ही एपिसोड में मैं जितना हो सके करके आऊँगी। एंड ये आपके थ्रू आउट द जर्नी में हमें देखने को मिला, एंड ये सिर्फ़ आपके अटायर या उसमें नहीं, आपके खाने में भी आप कहीं न कहीं अपना फ्लेवर को उसमें ऐड ऑन करते थे। तो मैम इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में जो ओरिजिनल डिशेज़ हैं उनके साथ जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे, वाज़न्ट दिस रिस्की? बहुत ज़्यादा रिस्क था, स्पेशली वो फिनाले वाला दिन, मतलब मैं वहाँ पर ऐसा होता है ना, आपके साथ आपका फूड ग्रुप एक रहता है। एक्चुअली बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फूड ग्रुप रहता है बस कुछ-कुछ चीज़ें देखने के लिए कि आप जो सोच रहे हो, वो सही बैठ रहा है कि नहीं। वो आपको रेसिपी नहीं देंगे, रेसिपी ओके, आपकी खुद की होगी, सब खुद का आपका सोच होगा। बट वो वहाँ रहते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि फूड वालों को ही पता रहता है कौन से इंग्रीडिएंट क्या है, नहीं है, कहाँ पर है, ये सारा चीज़। सो वो एक बिहाइंड द कैमरा वो रहते हैं। तो उनके साथ मेरे को उस दिन, क्योंकि फिनाले था तो हम लोग को थोड़ा टाइम मिला सोचने के लिए, नहीं तो इन केस बाकी दिनों में जनरल डेज़ में हमें 5 से 10 मिनट ही मिलते हैं, ब्रीफिंग के बाद ऑफ कैमरा सोचने के लिए। उसके बाद हमको टाइम नहीं मिलता है। सो उस दिन मुझे टाइम मिला था और मैंने जैसे डिसाइड किया, और मैं उस टाइम पे एक्चुअली फिनाले से पहले हम लोग को घर भेजा गया था। उस जब घर भेजा था उस टाइम तक मैं मतलब सेफ थी, सेफ ज़ोन में थी, बाकी सारे अनसेफ थे। फिर जब मैं गई तो मुझे लगा कि अगर मास्टर शेफ़ फिनाले में अपने हिसाब से कोई बनाने के लिए देते हैं, तो मैं अपना ट्रेडिशनल चीज़ बनाऊँगी। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है मास्टर शेफ़ है तो पता नहीं क्या एकदम भयंकर कुछ बनाना होगा, ऐसा नहीं है। आप अपना सोच प्लेट पर दिखाओ। मेन चीज़ है आप कितना अपने आप को प्लेट पर, आपकी छवि प्लेट पर होनी चाहिए। अब बहुत लोग सोचेंगे कि क्या छवि होनी चाहिए? आपका रूप, आपका कल्चर, आपका सब कुछ आपकी प्लेट पर रहना चाहिए। वो मेन मोटो है मास्टर शेफ़ का। आप अपने आप को कितना उतार पा रहे हो उसमें। सो मैं वैसे ही प्रिपेयर होके गई थी, जैसे सुंगा मैंने बैम्बू लेके गई थी, वो सारा कुछ मैं प्रिपेयर होके गई थी क्योंकि वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जब भी पता चला कि मेरे को वैसा हम लोग कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर दिखाना था, सो मैंने बोला कि मेरे को ट्रेडिशनल ही करना है और प्रॉपर ट्रेडिशनल करना है, मेरे को कुछ भी इसमें फ्यूज़न नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत हुआ था कि आप नहीं दूसरा कुछ ट्राई करो या मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, जैसे पोएता भात मैंने बनाया था, जो पानी हुँ, वाला भात होता है, जी। वो पानी को हम लोग अलग फ़ॉर्म में उसमें स्पेयर बना के मैं दे दूँ। बट
वो करने से क्या होता है, आप केमिकल यूज़ करोगे या कोई भी वो एडिबल चीज़ ही है, बट उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो मेरा जो मेन मोटो है कि मेरा फ्लेवर मेरे को उभार के लाना है, जजेस के सामने लेकर आना है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने बोला है, चाहे वो बहुत लोगों को सिंपल लगे, कुछ भी लगे, मैं 1 टू 3 में तो मैं आ गई हूँ। अब हार-जीत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत ऊपर तक आ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर थर्ड भी आई हूँ, मेरा कोई वो कमेगा। तो उसी हिसाब से मैंने वो रिस्क लिया और आगे बढ़ी। मुश्किल था, आप जब सिंपल चीज़ बनाते हो ना, आप उस चीज़ का फ्लेवर निकालने के लिए बहुत मुश्किल होती है। आप जब अलग चीज़ें बनाते हो, वेस्टर्न चीज़ वो करते हो, उसमें इतना आपको वो मेहनत नहीं लगती है, जितना ट्रेडिशनल चीज़ को ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में लेकर आना बहुत बड़ी बात होती है। रिस्क उठाया और मुझे लगता है बहुत अच्छा रिस्क उठाया था मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। एंड मैम अभी जैसे आपने कहा कि हम लोग जब खाना बनाते हैं, जब हम लोग उसका प्रेज़ेंटेशन हम लोग उसको कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें मायने रखती हैं। ये आपने कहा मास्टर शेफ़ के रिगार्डिंग, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल जो कुछ ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म्स आ चुके हैं, तो समव्हेयर दे आर चेंजिंग द वे वी ईट फूड। हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते थे, अच्छे से प्रेज़ेंट होके खाना आता था। अब एक नॉर्मल सी पैकिंग में खाना आता है जो कि आधा ठंडा हो चुका होता है, तो फूड इंडस्ट्री में इस तरह के चेंजेस जो आ रहे हैं मैम, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब चेंजेस तो होनी चाहिए। आपके लाइफ में अगर चेंजेस नहीं है तो वो लाइफ का मज़ा ही नहीं आएगा। बट चेंजेस वहाँ तक होनी चाहिए जहाँ तक उस चीज़ का, उस खाने का रूह ना मरे। मुझे लगता है खाना ठीक है, बहुत आजकल गैस्ट्रोनॉमी यूज़ कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर यूज़ कर रहे हैं या इस टाइप का पैकेजिंग यूज़ करते हैं जिसमें ठंडा होता है, वो होता है। लोगों के पास टाइम नहीं है अभी। एक्चुअली हम इतना ज़्यादा अपने आप को झोंक चुके हैं हर चीज़ में कि हमें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। बट हर टाइम इंस्टेंट चीज़ें अच्छी नहीं होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। स्लो कुकिंग खाना और इंस्टेंट चीज़ों में बहुत है अंतर। तो मुझे लगता है शायद इसी चीज़ की वजह से आज इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से उस मेन जो एलिमेंट है उसका रूप चला गया। अभी मैंने रिसेंटली देखा था रसगुल्ला चाट। रसगुल्ला चाट क्यों खाना है? चाट खाइए। अलग-अलग चीज़ों का चाट खाओ, रसगुल्ला को क्यों चाट में डाल रहे हो? रसगुल्ला का मज़ा दही के साथ है, क्रीम के साथ है या ऐसे नॉर्मली है। तो पता नहीं, अब इस चीज़ में बहुत लोग बोल सकते हैं कि इसमें फ्यूज़न का है। ये फ्यूज़न नहीं है, ये कन्फ्यूज़न लगता है मुझे। We Indians are anyway very famous and very creative. हम लोग कुछ भी कॉम्बिनेशन बना कुछ के भी कुछ भी हाँ। खा सकते हैं। मोस्टली वो अच्छा बन भी जाता है। ऐसे काफ़ी सारे डिशेज़ आ चुके हैं मार्केट में जो कि लगता है कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो ज़्यादा रहा हो है। गया। तो मैम मास्टर शेफ़ में जैसे आपने कहा था आप एक मिशन के साथ निकले थे कि आपको अपना कल्चर और अपने जो रूट्स हैं उसको भी डिस्प्ले करना है। तो मास्टर शेफ़ में आने के बाद आपको क्या लगता है आप जब मास्टर शेफ़ में उस चीज़ों को डिस्प्ले किए तो आपको क्या लगता है उसने कितना इम्पैक्ट डाला है इस चीज़ पे? मुझे लगता है मैं जो करने के लिए गई थी, वो हुआ है वहाँ पर, बहुत अच्छे से हुआ है। मुझे लगता है मैंने वो सेलिब्रेशन वहाँ पर दिखाया है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से हुआ है, प्लस अभी बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो अभी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, देखते हैं मुझे। रिसेंटली मुझे डीएम किया था, कहीं से तो डीएम करा था कि मैम हम लोग असम जा रहे हैं, आप कोई रेस्टोरेंट सजेस्ट करो, आप कब खोल रहे हो रेस्टोरेंट? मैंने बोला मेरा रेस्टोरेंट नहीं, घर ही आ जाओ आप लोग। बट मैं यहाँ पर नहीं थी, मैंने 1-2 रेस्टोरेंट सजेस्ट किए और उन लोग को सच में अच्छा लगा। तो लोग अभी जानना चाहते हैं कि असमीज़ खाना कैसा होता है, हमें एक बार टेस्ट करना है। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बहुत पूछते भी हैं, इनफैक्ट बाहर मतलब आउटसाइड इंडिया भी। मुझे मेल करते हैं कुछ लोग कि हम आपके साथ हैं, आपको अगर कुछ करना है आप बताओ, प्लीज़ आप बताओ। मतलब इतना लोग अभी वो हो गए, कनेक्ट हो गए हैं। मुझे लगता है जो करने के लिए मैं गई थी वो हुआ है और हो रहा है और आगे भी मेरे कंटेंट्स में आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो चीज़ लोग नोटिस नहीं करते। तो मैम अब इस कल्चर को ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाने का क्या प्लान है मैम आगे? अब मैं ना ऐसी हूँ कि मैं कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ, मैं एकदम गो विद द फ्लो कहते हैं ना, मैं बहती जाती हूँ। ओके। अब जैसे-जैसे चीज़ें आ रही हैं, मैं करती जा रही हूँ। वैसा कोई एकदम भयानक कोई प्लान नहीं है कि शांता शर्मा कोई रेस्टोरेंट खोल रही है। रेस्टोरेंट खोलने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा, आपको भी पता है। अभी कोई प्लानिंग है नहीं। अब पता नहीं, अगर इंस्टेंटली कुछ हो जाता है
तो शायद करूँगी और पॉपअप्स करने का इरादा है। अभी 2-3 होटल्स के साथ बात भी हो रहा है बाहर जाने के लिए। अगर होता है तो मैं बाहर जाके दिखाना चाहती हूँ अपना खाना और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आगे जो आएगा वही करते जाएँगे बस। और एक चीज़ इस मंच के ज़रिए मैं कहना चाहती हूँ, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन हम महिलाएँ जैसे हम में शक्ति है, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हम महिलाएँ महिला के दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि बहुत खींचती है पीछे से, मैंने खुद भी फेस किया है, ऐसा ना करें, खुद भी जिए, सबको जीने दें। अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें। अगर कोई आपके सामने, कोई आपके आस-पड़ोस में कोई चाहता है कि कोई भी फ़ील्ड में आगे बढ़े, उसको आप मोटिवेट करो। ये ना बोलो तो कि अरे तुम कहाँ कर पाओगी? आप बोलो कि मैं हूँ, तू कर। तो मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण तभी मतलब पूरा होगा जब हम खुद महिलाएँ अंदर से वो सोचेंगी कि हम सबको इक्वली हेल्प करें, सबका सबका साथ दें। मैम बट अगर ऐसा हो तो उसको हैंडल कैसे किया जाए? आप मतलब आप मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर नहीं, सकते तो हैं। आप मतलब उस चीज़ में ऐसा हो रहा है अभी मेरे को मैं भी फेस कर रही हूँ। ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं सोचती हूँ कि क्या ये क्या है? मतलब क्यों पूछ रहे हैं ऐसे? बट फिर मैं छोड़ देती हूँ, छोड़ो। वो मैंने ना एक सुष्मिता सेन का इंटरव्यू देखा था। उन्होंने ना एक बात कही थी, उनको भी वो चीज़ किसी ने तो बोला था कि आपको अगर क्वेश्चन करने वाला या आपके सामने से कोई अगर आपको बहुत बुरा बिहेव कर रहा है, तो वो उसकी तालीम है या उसका संस्कार है जो वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। बट आपके संस्कार आपके साथ हैं, आप नॉर्मली बिहेव करो। मुझे लगता है इग्नोर करना बहुत अच्छा आइडिया लेकिन कभी-कभी नहीं होता है। गुस्सा आता है, हम इंसान हैं, बहुत गुस्सा आता है। बस हँस के जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो डॉक्टर हँसते थे गुस्सा आए तो वैसे हँस जाए हँस के रहिए। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हाट यू सेड कि वो क्या कर रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी यस, या उसके बारे में बताता है, आपके बारे में नहीं बताता है। एंड मैम जब हम लोग बात करते हैं मास्टर शेफ वगैरह सारे कॉम्पिटिशन्स की, तो हमारे एटलीस्ट इंडिया में मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि सिर्फ़ वेजिटेरियन कुकिंग में रहते हैं। तो वो लोग कैसे मैम इन टाइप के कॉम्पिटिशन्स में आ सकते हैं? हाउ दे कैन अचीव समथिंग? एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाते हो तो नहीं आ पाओगे। आ रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोग को पता भी चल रहा है, जैसे कंटेस्टेंट थे भी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंडे को भी हाथ नहीं लगाते। लेकिन फिर भी लोग इतने ऊपर तक पहुँचे हैं विदाउट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मतलब नॉन-वेज से ही हर चीज़ बन रहा है। अभी मैंने एक एपिसोड तो पूरा नो अनियन, नो गार्लिक किया है, तो जो बहुत सारा लोगों को पसंद भी आया। जो शायद पता नहीं किसी ने किया होगा कि नहीं। मैंने उसमें भी एक रिस्क लिया कि नहीं मेरे को दिखाना है, वो कल्चर भी मुझे दिखाना है। आपने जैसा कि अपनी पूरी एक जो स्ट्रगल था उसके बारे में बताया, कैसे एक नो कॉन्फिडेंस वाली लड़की आज एक इतनी सुपर कॉन्फिडेंट लेडी बन के आज हमारे सामने बैठी है मैम। तो ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हमारे साथ आज इस शो पे जुड़ी हुई हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे पता नहीं मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए फिट हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता कितना क्या मैंने किया है। लेकिन सारे मतलब ऐसी शक्तियाँ हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ किया है और हम सिर्फ़ देखते हैं जब अचीवमेंट हो जाती है, वो चीज़ हम देखते हैं, वो फ़ोकस में आता है। लेकिन उसके पीछे की चीज़ें फ़ोकस में नहीं आती है, जो आप लोग जी। कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप लोग उस सारी चीज़ों को आप लोग निकाल के लेकर आए हो, वो स्ट्रगल लोगों को पता चलेगा। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि क्या है इतना ही तो करना था, कौन-सी बड़ी बात है। बट अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि कितना मुश्किल है। सो मेरे साथ ऐसी-ऐसी लेडीज़ अभी जुड़ी हैं जो जैसे कि आपने बताया, जो अपनी-अपनी फ़ील्ड में पता नहीं मैं उनके काबिल हूँ कि नहीं, उनके साथ एक लाइन पे खड़े होने के या उनके उनकी स्टोरी के साथ मेरा स्टोरी कितना लोगों को कनेक्ट कर पाएगा, मुझे नहीं दैट्स पता है। वेरी हम्बल ऑफ यू मैम। बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि मुझे देख के अगर एक भी लेडी निकल गई तो मेरा लाइफ का वो एक बोलते हैं ना सार्थक हो जाना, तो वो हो जाएगा। और बहुत सारी लेडीज़ अभी गाँव से भी मास्टर शेफ़ के ऑडिशन में आए थे। मुझे बहुत प्राउड फ़ील हुआ था कि मुझे देख के वो लोग मास्टर शेफ़ नहीं दूसरे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं आपने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि अ, बड़ी जगह से आना या बड़े-बड़े ट्रेनिंग्स लेके आना वो सब ज़रूरी नहीं है। आप कहीं से भी आके अगर आप जो चीज़ कर रहे हैं अगर उसमें अच्छा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कहीं पर भी आप जाओ, कुछ भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ, कोई भी फ़ील्ड पे जाओ,
सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, आप नॉर्मल दाल-चावल को भी बहुत कुछ बता के जैसा 5 स्टार होटल्स में करते हैं, अगर दाल-चावल भी परोस रहे हैं, उसको अलग नाम से परोस देंगे, लोगों को लगेगा पता नहीं क्या-क्या परोसा है। वो होना चाहिए और कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आप जन्म से लेकर आते हो, वो ग्रो होते जाता है, अपने एक्सपीरियंस से ग्रो करते होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और माइंडसेट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मैं फ़ील करके मतलब मैं खुद से जो सीख पाई हूँ, वो ये 3-4 चीज़ें अगर क्लियर हैं, तो आप कुछ भी कहीं पर भी कर सकते हो। वंडरफुल मैम। एंड मारवाड़ी व्योमंच हम लोग एक यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस इन यूथ से आपको क्या मैसेज देना है आपको? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी कि ऐसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों ने मुझे इतने बड़े-बड़े महिलाओं के साथ मुझे भी एक जगह दी कि मैं अपनी चीज़ें बताऊँ। तो ये एक तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और आप लोग जो कर रहे हो, ये ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ मैं पहले भी जुड़ी हूँ, तो बहुत अच्छा काम करते हो, जैसे ब्लड डोनेट वग़ैरह ये सारा करते हो, जो सोशल कॉज़ सिर्फ़ लाइफ़ में ये नहीं है कि पैसा कमाना है और खुद एन्जॉय करना है। थोड़ा-बहुत तिनका-तिनका जोड़ के जैसे हम कर सकते हैं, वैसे आप लोग कर रहे हो काम। बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे भी मैं चाहती हूँ कि जितने भी यूथ हैं और आए, जुड़े आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ और अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सो मच मैम। तो अब हम लोग अपने इस इंटरव्यू के लास्ट स्टेज में हैं मैम। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। सो व्हाटएवर कम्स द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड आपको बताना है। ठीक है। इन वन लाइन योर डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। अ, शक्ति, जो सब कुछ 10 हाथों से जैसा दुर्गा माँ का रूप है, जो अपने हाथों से सारा कुछ सँभालती है। मुझे लगता है हम शक्ति हैं, जो हर कुछ सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, फैमिली, घर, बच्चा, अपना प्रोफ़ेशन, अपने सपने। वंडरफुल। व्हिच डिश अकॉर्डिंग टू यू इज मोस्ट चैलेंजिंग टू मेक अ, इन मास्टर शेफ़ और ऐसे फॉर नॉर्मली? पर्सनली? मुझे लगता है सबसे जो घर का खाना है ना, उसको बनाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जो हाउसवाइफ्स कर रही है ना, हैट्स ऑफ, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। मतलब रोज़ दिन सुबह से लेके शाम तक ये सोचना कि अभी क्या बनाऊँ, रात को क्या बनाऊँ, ये बहुत बड़ा टास्क है। एक ऐसा टैबू, एक ऐसी परंपरा जो आपको लगता है कि सोसाइटी से चली जानी चाहिए? मुझे लगता है बॉडी शेमिंग बहुत सारे हैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म। बॉडी शेमिंग फॉर श्योर। इस लाइन का क्या सही जवाब होना चाहिए? लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, कहने दो। ओके। अकॉर्डिंग टू यू आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। नो, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड हैं। ओके। ये दोनों तरफ हो सकता है। नो भी नहीं कह सकती एक्चुअली, दोनों तरफ हो सकता है। ओके। So fill in the blanks. Behind every successful woman मैन। there is a man. Okay, so a final message to all the Shakti out there, man. मैं क्या ही बोलूँ, मैं बस यही बोल सकती हूँ कि हम महिलाएँ मतलब खुद को किसी से कम ना समझें और एक जो इनसिक्योरिटी हाउसवाइफ्स में रहती है, जो पहले मैं भी फ़ील करती थी कि मैं उनके जैसी नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं कमाती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ या मतलब सुनने को आता है कि बोलते हैं, "अरे! तू क्या करे? खाना ही तो बनाती हो तुम।" जो आके सुनने को मिलता है। आप लोग अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए हम और एक जैसे और एक जीवन को हम जीवन दान दे सकते हैं। वो शक्ति हम में है, तो हम में बहुत बड़ी शक्ति है और अपनी शक्ति को पहचानिए, उसको निकालिए, उभारिए और उसको विकास करिए और खुद भी मतलब खुद का सपना भी पूरा करिए और अगर आपके आस-पास में कोई महिलाएँ हैं या कोई भी हो, उनका सपना भी पूरा करने के लिए कोशिश करें और हेल्प करें। Once again, मैम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा आज इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना टाइम देने के लिए। एंड आई रियली होप कि हमारे दर्शक आज इस शो से बहुत कुछ सीखे होंगे। ताकि मैम ने बताया ज़रूरत है सिर्फ़ उन इनसिक्योरिटीज़ को हटाने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस शो के ज़रिए उस इनसिक्योरिटीज़ को हटाने का एक जज़्बा आपको मिला होगा और कल हम फिर मिलेंगे एक नई शक्ति के साथ। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति।